अभी ध्यान से सुन ले, तेजस्वी यादव बाद में मम्मी डैडी से शिकायत ना करे कि कोई बैट बॉल लेकर भाग गया है। ओवैसी की ऐसी जबान तेजस्वी यादव के लिए आखिर क्यों? सीमांचल में ओवैसी की न्याय यात्रा निकल रही है। 6 सीटों की डिमांड लगातार एआईएमआईएम महागठबंधन से राजद से कर रही थी अभी तक, और बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है। ये जो जंग नई छिड़ गई है ओवैसी के बीच में और तेजस्वी के बीच में, इसका होगा क्या? क्या राजद 6 सीटें ओवैसी को खुद आकर देगी, या फिर गुस्से में आए ओवैसी बड़ा नुकसान एक बार फिर से राजद को पहुंचा सकते हैं? और इस झगड़े का अंत कहां तक जाएगा, क्या हो सकता है? हमारे साथ चर्चा के लिए पियो भारत पर वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी मौजूद है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पियो भारत पर। देखिए, बिहार का स्वागत है। चुनाव बड़े जी सर, बिहार का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। अभी तक चिट्ठी पत्री लिखी जा रही थी ओवैसी जी की तरफ से तेजस्वी यादव को, पर अब चैलेंज हो गया है। खुलेआम जिस तरीके से मंच से बोला जा रहा है ओवैसी की तरफ से, क्या लगता है, इसे धमकी के तौर पर लिया जाए, सुझाव के तौर पर लिया जाए, या मजाक के लहजे में लिया जाए? क्या कहेंगे गुड्डू जी? देखिए, ओवैसी जी ने और उनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में अपने आप को हास्यास्पद बना लिया है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, आपको याद होगा कि ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायकों या 5 सीट को जीत करके एक अलग तरह का संकेत दिया था। और जो सेकुलर पार्टियां हैं या जो धर्मनिरपेक्षता का झंडा ढोने वाली पार्टियां हैं, उनके बीच एक बड़ा धमाका किया था। और ये लगा था कि मुसलमानों को अब जो है वो ओवैसी साहब अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, और उसमें बड़ा ये था। लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरह से एकता बनी है इंडिया में, राहुल के नेतृत्व में जिस तरह से अभी यात्राएं हुई बिहार में, और तेजस्वी वगैरह ने साथ में उसमें यात्रा की, और हर जगह बड़ा वार्म वेलकम किया गया है इस ग्रुप को। तो उससे ओवैसी साहब को लग रहा है कि जो उनकी एक तरह की रणनीति है, मुसलमानों को एकजुट करना और मुसलमानों को एक तरह से अलगाव की तरफ ले जाना, तो उसमें उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो सेकुलर दल है, खास करके जो राहुल गांधी की हाल में जो छवि सामने आई है, वो एक संघर्षरत, एक जुझारू नेता की छवि बनी है। उनकी कुछ पैदल यात्राओं से, या अभी जो वोट अधिकार यात्रा हुई उनकी सासाराम से लेकर के और पटना तक की जो यात्रा उन्होंने की 16 दिनों की, तो इस यात्रा से जो एक वोटर वर्ग है इंडिया का, और उसमें जिस तरह से मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है, तो उससे ये दल, जो वैसी साहब का दल है, ये बड़ा परेशान है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि आज ये धमकी भरी भाषा में बात कर रहे हैं। इससे पहले ये तो उनके दरवाजे पर तेजस्वी के ढोल बजा रहे थे। ये तो राजनीति की अलग बात है कि वो लोग अपना दरवाजा बंद किए हुए हैं और आप जबरदस्ती उसमें इंटर करना चाहते हैं। अरे भाई, आप अपनी नीतियां बदल लीजिए। आप हाँ, हिंदू मुसलमान ऊंच नीच सबको मिल नहीं तो करके कोई बात कीजिए। गुड्डू जी, ओवैसी जी की ऐसी हालत हो कैसे गई? मतलब 2020 में आप इतना अच्छा चुनाव लड़ते हैं बिहार में, हैदराबाद से आके बिहार की राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं जो मुकेश सहनी को हासिल नहीं हुआ, वो आपको हासिल हो गया। लेकिन इसके बावजूद आज 2025 में ओवैसी साहब की हालत क्या हो गई है कि तेजस्वी यादव के सामने कभी ढोल बजाते हैं, कभी चिट्ठी पत्री लिखते हैं, और कभी खुले मंच से धमकी दे रहे हैं कि भैया अभी तो देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे ओवैसी तेजस्वी को मनाने के लिए, लेकिन तेजस्वी तक से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों गुड्डू जी? देखिए, जनसुराज भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स पर काफी फोकस कर रही है, उनको अच्छा खासा टिकट दे रही है। ओवैसी साहब को क्या ऐसा लगता है कि अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुस्लिमों का एक मुश्त वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनसुराज भी मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, राजद कांग्रेस मिलकर भी उतारेगी, तो टिकट का बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाएगा, वोटों का बहुत बंटवारा हो जाएगा। कह रहे थे कि जिन लोगों ने राजनीति पर, खास करके हिंदी प्रदेशों की राजनीति पर नजर रखी हुई है,
उत्तर भारत के जो प्रमुख स्टेट हैं उनमें जो राजनीति चलती है, आपको याद होगा 2 अक्टूबर 24 को जब जन सुराज का गठन हुआ था बिहार में, तो ये गठन कोई मामूली गठन नहीं था, ऐसे ही कोई पार्टी उभर कर नहीं आई थी। ये पहली ऐसी पार्टी है दुनिया की, हमको लगता है, जो 1 करोड़ सदस्यों के साथ पार्टी बनी थी। और ये पार्टी जो बनी थी, ये पार्टी हमको लगता है कि पूरे उत्तर भारत की ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी कि ये पार्टी बनी है। जन सुराज की स्थिति आज आपको मतलब लग रहा है कि चीजों में बदलाव आप किस तरह देख रही हैं। जैसे 2020 में भी चुनाव हुआ, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज जो चुनाव हो रहा है, आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब भी विपक्ष में राजद हुआ करता था, कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, लेकिन वो बदलाव आपको नहीं दिख रहा था। आज जिस तरह से धड़ाधड़ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हो रही है, आप 400 रुपया मिल रहा था तमाम पेंशनधारियों को, 1.25 लाख यहाँ पर पेंशनधारी हैं, उनको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ाए गए, आशा कर्मियों के बढ़ाए गए, विकास मित्रों को और टोला सेवकों को जो इस सरकार ने बहाल किया था, पूरे बिहार में 28,000 टोला सेवक हैं, कुछ तालीमी मरकज के सदस्य हैं, कुछ टोला सेवक हैं, उनके मानदेय बढ़ा दिए गए, स्टेशनरी वगैरह का। आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। कुल मिला के आप थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं आप कि जो इतनी सारी योजनाएं नीतीश कुमार को लागू करनी पड़ रही, उसके पीछे कहीं ना कहीं जनसुराज है, प्रशांत जन सुराज है, जन अभियान बनाने का काम पीके ने किया है। और यही डर ओवैसी के मन में भी आ चुका है कि अब चूंकि जनसुराज आ चुकी है तो सीमांचल के इलाके में जनसुराज की भी अच्छी खासी पकड़ है। मुस्लिम वोटर्स पर जो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, मुस्लिम महिलाओं को तमाम सभाओं तक पहुंचा रहे हैं, उसका असर ये हो सकता है कि बिहार का मुस्लिम जो राजद से नाराज है, जो तेजस्वी से नाराज है, वो जनसुराज की तरफ जा सकता है। ओवैसी को कोई यहाँ चारा नहीं डालने वाला, इसलिए ओवैसी तेजस्वी के दरवाजे पर है। मेरा सवाल गुड्डू जी अब ये है कि तेजस्वी को क्यों लगता है कि वो ओवैसी के बिना सारा मुस्लिम वोट बटोर लेंगे? ओवैसी की जरूरत क्यों महसूस नहीं करते हैं तेजस्वी? अब तो उनके सामने चैलेंज प्रशांत किशोर भी है। देखिए, प्रशांत किशोर ने पूरी राजनीतिक तस्वीर को बदल दिया है, बिहार की राजनीतिक तस्वीर को। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी एक सभा को कवर करके आए हैं। गया के चिरकी में एक बिहार बदलाव इजलास हुआ था, जिसमें माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को ही खास करके बुलाया गया था। और उसमें आसपास की 4-5 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर, उनकी उस असेंबली सीट के लोगों को, उसमें मुसलमान ज्यादा थे और तमाम लोग आए थे। प्रशांत किशोर का भाषण हुआ। प्रशांत किशोर के भाषण के पहले मैंने जिससे बात की कुछ खास लोगों से, उन लोगों ने यह कहा कि AIMIM जो है या ओवैसी साहब, वो बढ़िया बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को एक नेता चाहिए, कायद चाहिए, उसमें ओवैसी फिट बैठते हैं और उनकी पार्टी को मदद की जानी चाहिए। लेकिन उसके आधे 1 घंटे के बाद जब प्रशांत किशोर का भाषण हुआ और भाषण के बाद जब हम पूछ रहे हैं उसी आदमी से, तो वो उस आदमी के विचार बिल्कुल बदले हुए। वो कह रहा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशांत किशोर तो मिलजुल के रहने वाली बात करते हैं और ये ओवैसी साहब तो एकजुट कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं और एक तरफ से अलगाव की तरफ ले जा रहे हैं। एकदम पूरा विचार बदल गया। तो हम इससे समझ सकते हैं कि मुसलमानों में ये जो विचार है जनसुराज का, प्रशांत किशोर का, वो कितना तेजी से फैल रहा है और वो तमाम चीजें जो बता रहे हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियां डरी हुई हैं। वो न केवल सेकुलर पार्टियां, राजद, कांग्रेस डरी हुई है, बल्कि ओवैसी साहब को भी खतरा लग रहा है कि उनकी मूल पूंजी तो वही 18% वोटर है। इसके अतिरिक्त तो वो कहीं वोट मांगने जाते भी नहीं है। अब पूरे बिहार में माना के 90 सीट ऐसी है 243 में, जहां मुसलमानों की आबादी ऐसी है जहां वो चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में उनको वोट दिया जाना चाहिए, ऐसी सीटें हैं। उसमें कटिहार एक ऐसा जिला है बिहार का जहां आबादी 50% से अधिक है मुसलमानों की।
बाकी के जिले जो हैं कहीं 10%, 15%, 20%, 30% इस तरह की आबादी है। तो आप तो 20-30% वाली आबादी में ओवैसी को कौन पूछेगा? अगर पूरी पूरी 20% आबादी वोट कर भी देती है तो उनका क्या मिलने वाला है? यहाँ तो वोट जीतने के लिए 40-45% वोट चाहिए। भाजपा के पास 40%, 38% वोट है, उससे ज्यादा लाइएगा तब जीतिएगा। तो 18% में कैसे जीतिएगा? मुसलमानों को आज प्रशांत किशोर ने समझाया कि अगर आप तेजस्वी के साथ जाते हैं तो 17% आप हैं और 15% वो हैं, तो ये 32% हुआ, 1% और बढ़ा लीजिए, 33% हुआ। तो जीतने के लिए तो 40 से अधिक चाहिए, तो कैसे होगा? तो उनका फॉर्मूला था कि जो कोई आधे हिंदू जो भाजपा का या उस तरह की पार्टी का जो रेडिकलाइज्ड कर रही है, लोगों को धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, बंटवारा कर रही है, दुश्मनी फैला रही है, तो वैसी पार्टी से लड़ने के लिए तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, धर्मनिरपेक्षवादी हैं, ऐसे तमाम लोगों को एकजुट कीजिए और तब आपकी आबादी 60% होगी मुसलमानों सहित, और आप हर डंका बजा के जीत जाइएगा। ये फॉर्मूला बहुत पसंद आ रहा है मुसलमानों को। बिल्कुल, यही जो फॉर्मूले की जो आप बात कर रहे हैं, यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं। उनको लगता है कि ओवैसी के साथ आने से हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, और ओवैसी को लगता है कि अब तेजस्वी यादव उनकी मजबूरी और जरूरी बन चुके हैं। इसलिए बार बार वो हर तरीके से कोशिश करे कि तेजस्वी कहीं ना कहीं उनको महागठबंधन का हिस्सा बना ले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अब उनको ये मौका मिलने वाला है। और राजद को अब जिस तरीके से वो कटाक्ष कर रहे हैं उस पर, तेजस्वी यादव पर खास तौर पर, तो ये जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है। खैर गुड्डू जी, चर्चा चूंकि काफी लंबी हो चुकी है, हम लोग इस पूरी बातचीत को यही एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि आने वाले दिनों में अभी ओवैसी ने जो ये तीर फेंका है, पलटवार इसमें राजद और तेजस्वी यादव किस तरह का करते हैं, क्या पहल की जाएगी या जंग छिड़ जाएगी, ये भी दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।